और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे समझेंगे बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी। साथ ही खास मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका भी परिचय करा देते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, उनका भी परिचय कराएं। आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे आज के बाजार का हाल और क्यों केमिकल सेक्टर पर बुलिश है म्यूचुअल फंड्स। मानसी बताएंगी इस हफ्ते गुजरात गैस में क्यों आई तेजी और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पिछले एक साल से घाटे में हैं, लेकिन उनके शेयरों ने कमाल का रिटर्न दिया है। और वरुण से हम जानेंगे कम सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओस का हाल। लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो वीकली एक्सपायरी का दिन था और दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी करीब 75 अंक गिरकर 15,700 के नीचे बंद हुआ, तो सेंसेक्स में 250 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी बैंक करीब 400 अंक लुढ़का और 34,605 पर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या डेटा आज सामने आ रहा है, देखते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 880 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 45 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब एडिटर्स टेक में समझते हैं वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार की इस गिरावट के पीछे के क्या रहे अहम कारण। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में रहा कमजोरी का रुझान और इसकी 3 खास वजह थी। पहला, दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में थे, लेकिन अमेरिका में कल फेड की बैठक थी। बैठक के बाद जो संकेत मिले कि 2024 के बजाय 2023 में ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती है और 2 बार बढ़ सकती है, बस उस खबर के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन दिखा। 250 पौने 300 पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ, उसका असर था। और डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से 125 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, तो यानी कि अमेरिका से और ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोरी के थे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, कल के सेशन में एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में दोनों बिकवाली के आए आंकड़े और साथ ही घरेलू फंड्स ने भी बिकवाली की। तीसरा, कल की जो क्लोजिंग थी वो 15,800 के नीचे हुई। लगातार 3 दिनों से भारतीय बाजार 15,800 के ऊपर बंद हो रहे थे, तो अचानक से कल जो करेक्शन आया और 100 पॉइंट नीचे गिरकर जो निफ्टी बंद हुआ था, उसमें हल्का सा शॉर्ट टर्म में बाजार के लिए नीचे का संकेत आता दिखा। तो इन 3 संकेतों के चलते बाजारों में आज कमजोरी के साथ शुरुआत होना तय थी और जहां खुले वहां से बाजार और नीचे आते दिखे और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में पहुंचे, जो कि 15,600 के नजदीक था। अच्छी बात यह रही 15,600 के लेवल को तोड़ा नहीं, बाजार ने वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश की और 1-2 बार दिन के दौरान उछाल लाने की वहां से कोशिश की। वो अलग बात है कि ऊपरी स्तरों पर एक्सपायरी के दिन थोड़ा दबाव था, तो हम 15,700 को फिर से पार नहीं कर पाए। आखिरी घंटे में 1 घंटे में 1.5 घंटे में थोड़ी बिकवाली का दबाव बढ़ा 2 बजे के बाद, उस वजह से हम 15,700 के नीचे भी आए। नहीं तो एक स्मार्ट रिकवरी, जहां खुले वहां से बेहतरीन रिकवरी होती दिखी। दिन के हाई पॉइंट पर पहुंचे भी, एक बार हरे निशान में दिखे भी और बाद में वापस से कमजोरी आती दिखी। तो उतार चढ़ाव भरा सेशन जो आमतौर पर आप एक्सपायरी के दिन देखना चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं, होता ही है, उस तरह का आज दिखा भी। ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी भी आज कमजोरी का रुझान दिखाते हुए नजर आया और जो 34,400 के आसपास 500 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां पर पहुंचा भी और क्लोज 34,600 के आसपास होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि कमजोरी का रुझान रहा, दोनों तरफ ट्रेड के मौके बने, लेकिन बिकवाली थोड़ी सी हावी होती दिखी ग्लोबल संकेतों के चलते। जो रिकवरी आई वो सिर्फ इस वजह से कि बाजार थोड़े से हल्के हुए, पुट कॉल रेशियो नीचे था, तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े अपनी पोजीशन कम कर चुके थे और कॉल राइटिंग काफी दबाकर हुई, जमकर हुई, उस वजह से भी बाजार पर ऊपरी स्तरों से दबाव जरूर रहा। तो ये सारे संकेत थे जिनके दम पर बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इन संकेतों के बीच में थोड़ा बहुत नुकसान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी होता हुआ दिखा। वहां पर भी चुनिंदा बिकवाली होती दिखी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर खरीदारी भी नजर आई। तो ओवरऑल कह सकते मिला जुला रुझान, लेकिन आखिरी आधे घंटे में एक स्पेस बड़ी मजबूत नजर आई, वो थी आईटी शेयरों की। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गजों ने और कुछ हद तक रिलायंस ने बाजार को संभालने का काम किया। तो कल आईटी शेयरों पर, रिलायंस पर आपको नजर रखनी होगी। देखते हैं वहां पर क्या कुछ एक्शन होता है। अब कल के बाजार पर क्या अहम स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और कुछ बाजार के लिए संकेत कौन से हो सकते हैं, अनिल जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन था समझते हैं आशीष से। आशीष जरा बताएं आज कहां पर, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी थी और कहां पर सुस्ती देखी गई।
देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज भी बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो है 15,700 के नीचे बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो करीब 400 अंकों की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा जो छोटे स्टॉक्स है, स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज तेज प्रॉफिट बुकिंग जो है हावी होते हुए नजर आई। लेकिन ऐसे कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो काफी सारे ऐसे स्टॉक रहे जहां पर प्रदर्शन बढ़िया रहा। बीएलएस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से हमने न्यूज पर व्यूज में बात की, अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिला। बॉम्बे डाइंग आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। बीएफ यूटिलिटीज और सीएससी में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान तेजी का ही रुझान देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो लिकर स्टॉक्स एक्शन में रहे। ग्लोबल स्पिरिट्स में देखिए 20% का सर्किट लगा। इसके अलावा पायनियर डिस्टिलरीज, रेडिको, खैतान में 9% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। यूबीएल में भी दिन के दौरान ब्रेकआउट आते हुए नजर आया। लेकिन मेटल स्टॉक्स देखिए बाजार में जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से यहाँ पर हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है और पूरे तबके को देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान जिंक को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम स्टॉक जो है अच्छी गिरावट के साथ बंद हुए। टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, तमाम स्टॉक जो है आपको लाल निशान में नजर आए। इसके अलावा जो रियल एस्टेट पैक है, जो मेन स्ट्रीम स्टॉक है, मिसाल के तौर पर आप देखिए डीएलएफ, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, कोल्टे पाटिल, यहाँ पर भी गिरावट का रुझान साफ नजर आया। ऑटो स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान ब्रेकडाउन हुआ। अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, मदरसन सुमी में गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स ने भी देखे तो फर्दर बाजार में जो है प्रेशर क्रिएट किया। लेकिन पावर स्टॉक्स में अभी भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे चुनिंदा नाम है जहां पर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा जो अदानी ग्रुप है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बिकवाली का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार पिछले 4 दिन में अगर आप देखें तो करीब 1,57,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो साफ हो गया है। आज के सत्र में अदानी पोर्ट्स करीब 9% की गिरावट देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, तमाम अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बिकवाली रही। लेकिन आईटी तबका एक ऐसा है जहां पर अब देखें तो थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में खरीदारी देखने को मिली। टीसीएस में आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आई। टेक महिंद्रा, साइंट में सुबह से ही तेजी देखने को मिली। और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो मेरिको, ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल और साथ ही साथ इमामी जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। अविनाश जी, आज के बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे और साथ ही हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे आप? स्वाति, मुझे लग रहा है मार्केट्स में वोलेटिलिटी 2 कारणों से आई है। एक तो एक्सपायरी थी और दूसरी बात एफआईआईएस की सेलिंग लगातार 2-3 दिनों से हो रही है, तो वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट्स को सेंटिमेंटली शॉर्ट टर्म में इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट जरूर लेगा। और जिस प्रकार से फेड की कमेंट्री आई है कि FY23 तक कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है। लेकिन अभी भी लो इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि काफी पैसा इंडियन मार्केट्स में आएगा। और हफ्ते भर के लिए अगर खरीदारी करनी है तो हमको रैलीज इंडिया काफी पसंद है। ये टाटा ग्रुप कंपनी है और काफी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए हमको लग रहा है कि करीबन 365 या 360 का टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदना चाहिए। इसमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, तो ये मेरी तरफ से एक पोजिशनल पिक है। और एग्रो स्पेस में मुझे लग रहा है जैसे मानसून का प्रोग्रेस यहाँ नजदीक आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो रैलिस इंडिया में हफ्ते भर का नजरिया आप रख सकते हैं। अविनाश गोरक्षकर ने सलाह दी है। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों का रुख कर लेते हैं और गुजरात गैस की बात करें तो इस हफ्ते ही 10% की तेजी स्टॉक में देखी जा चुकी है। और इस ऊंची उड़ान के कारण क्या है समझते हैं। मानसी, जरा बताएं गुजरात गैस में तेजी की वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए गुजरात गैस में पिछले 1 हफ्ते में 10% तक की बढ़त देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे के ट्रिगर्स और रीजंस की अगर बात करें, सबसे पहले तो ब्रोकरेजेस। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 467 से बढ़ाकर 733 के कर दिए हैं। वहीं नौमुरा ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 475 से बढ़ाकर 800 के किए हैं। यानी कि आप देखिए ब्रोकरेज हाउसेज रेटिंग जो है और टारगेट्स जो है ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। आपको बता दें इसके पीछे के पॉजिटिव रीजंस क्या है। सबसे पहले कंपनी के पास बेहतर प्राइसिंग पावर है। केमिकल और सिरेमिक सेगमेंट से बेहतर मांग की उम्मीद लग रही है। गैस ट्रांसपोर्टेशन में बेहतर पेनिट्रेशन से काफी हद तक फायदा मिलेगा। वहीं घरेलू गैस सप्लाई में बढ़ोतरी का भी कंपनी को फायदा जरूर मिल रहा है। कोविड के बाद से कंपनी के वॉल्यूम्स में बेहतरीन सुधार देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल शेयर ज्यादा होने के चलते FY21 में भी बेहतर सुधार है।
आगे भी वॉल्यूम्स में बेहतरीन सुधार की उम्मीद है और आगे भी अच्छे लेवल्स पर ही ट्रेड देखने को मिलेगा। कंपनी की यूनिट कॉस्ट में कमी के बावजूद कंपनी के दाम में कोई कटौती नहीं हुई, जो कि काफी बड़ा पॉजिटिव है और फरवरी में कीमत बढ़ाने के चलते आगे मार्जिन्स में और सुधार होने की पूरी संभावना है। FY 22-23 के EPS में 35 से 42% की बढ़ोतरी की यहाँ पर खबरें आती हुई दिखी है। तो ये तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स है जिसके चलते गुजरात गैस में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। चलिए, गुजरात गैस पर तेजी की वजह हमने समझी। मानसी से आगे बढ़ते हैं और सुस्त रिस्पांस वाले आईपीओस का प्रदर्शन, उनका हाल जरा जानते हैं। लिस्टिंग के बाद कैसी है शेयर की चाल? वरुण के पास है पूरी रिसर्च और रिपोर्ट। बताइए वरुण। जी देखिए, कैलेंडर ईयर 2021 यानी कि इस साल करीब 21 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने आईपीओ लाया। इसमें श्याम मेटालिक्स और सोना प्रिसिशन, जो कि हाल ही में आईपीओ आए हैं, वो भी शामिल है। और इन 21 कंपनियों में से अगर आप देखेंगे तो 9 कंपनियां ऐसी थी जिनको 10 टाइम से कम सब्सक्रिप्शन मिला है और इसमें सोना प्रिसिशन जो है वो भी शामिल है। इनफैक्ट मैक्रोटेक के बाद दूसरी ये कंपनी है जिसको सबसे कम सब्सक्रिप्शन मिला है। लेकिन अभी तक जो 8 कंपनियां हैं जिनको सबसे कम सब्सक्रिप्शन मिला है उनकी लिस्टिंग हुई है। और एक बात देखी गई है कि जिन कंपनियों को कम सब्सक्रिप्शन मिलता है उनमें लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये 8 में से 6 कंपनियां ऐसी थी जो कि अपने इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हुई है। केवल एक कंपनी थी जो कि अपने इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हुई है और एक ही कंपनी थी जो कि अपने इशू प्राइस के ऊपर लिस्ट हुई थी। बाकी 8 में से 6 कंपनियां ऐसी थी जो कि अपने इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हुई है। सिर्फ यही नहीं, 8 में से 4 कंपनियां ऐसी है जो अभी भी अपने इशू प्राइस के नीचे ही ट्रेड कर रही है, यानी कि नीचे खुलने के बाद उसके बाद भी अपने इशू प्राइस के ऊपर ये कंपनियां नहीं आ पाई है, अभी भी अपने इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है। सिर्फ ये नहीं, बाजार में माना जाता है कि अगर सब्सक्रिप्शन कम मिला है तो हो सकता है कि जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन स्टॉक गिरे, उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने मिली है स्टॉक में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल उस दिन गिरावट के बाद भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें गिरावट हुई है। इनफैक्ट 8 में से 5 कंपनियां ऐसी है जिनमें लिस्टिंग दिन की गिरावट के बाद भी गिरावट देखने मिली है। केवल 3 कंपनियां ऐसी है जिसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स, पावर ग्रिड, इनविट और बारबेक्यू नेशन है। जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन जो लो बनाया उसके बाद से उससे नीचे स्टॉक गए नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 5 कंपनियां ऐसी है लिस्टिंग के दिन जो लो बनाया उसके बाद भी इन स्टॉक्स में और भी गिरावट हुई है। तो एक बात साफ है कि सोना प्रिसिशन के जो आईपीओ में कम सब्सक्रिप्शन मिला है उसका इंपैक्ट आपको इस कंपनी की लिस्टिंग पे देखने मिलेगा और लिस्टिंग गेन्स जो है वो ना के बराबर रहने वाले इस कंपनी के। और लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट हो, क्योंकि अब तक जो 8 कंपनियां जिनमें कम सब्सक्रिप्शन मिले हैं उनमें तो इसी तरह का ट्रेंड देखने मिला है। तो लिस्टिंग गेन्स को तो आप भूल जाइए, हो सकता है कि उसके बाद भी स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिले। चलिए अब बढ़ते हैं आप बुलेटिन में आगे और देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। अब कल के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं आप आज? स्वाति जी नमस्ते, आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो 2 ऑप्शन हैं, एक तो बाटा और दूसरा है टेक महिंद्रा। हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स के अंदर तो तेजी थी और साथ में जो एफएमसीजी तो नहीं कह सकते और जो रिटेल से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो भी ऊपर थे। तो बाटा की मैं सलाह दे रहा हूँ कि 1680 की कॉल इस महीने की ली जा सकती है 29 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 18 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 45। दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, आज बोलबाला था टेक स्टॉक्स का रुपए में कमजोरी के कारण, और ये लगता है कि अभी जो रोटेशन चल रहा है अब अगला जो मूव अप है वो शायद आईटी के अंदर रहे। तो टेक महिंद्रा के अंदर 1100 रुपए की कॉल 17 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 12 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 30 रुपए। तो दोनों ही स्टॉक है, दोनों में से अगर एक स्टॉक पूछा जाए तो टेक महिंद्रा में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या बनाए आप स्ट्रैटेजी और बाजार को अहम संकेत कहां से मिलेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है कल और डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रुझान दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक्शन भरपूर है फेड की बैठक के बाद में। तो वो संकेत तो अहम होंगे, लेकिन आज के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा क्या फिर से बिकवाली के निकल कर आते हैं और यदि हाँ तो कितने बड़े, वो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा जिस पर आपको नजर रखनी है। लेकिन बाजार अपने 15,575 15,650 की रेंज के सपोर्ट लेवल को अब तक होल्ड कर रहे हैं। तो कल
ओपनिंग कहाँ होती है उससे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि 15,575 के नीचे की क्लोजिंग ना मिले। जब तक वो नहीं होती तब तक बाजार मजबूती के साथ आपको ऊपर दिख सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 15,800 से 15,900 की रेंज ऐसी है जहाँ बिकवाली भी दिख सकती है और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा तो आपको दोनों तरफ के मौके, दोनों तरफ उतार चढ़ाव दिखेगा जरूर। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल में है, 34,400 के नीचे ट्रेड करने पर नीचे की रिस्क काफी खुल जाएगी और ऊपर ताकत दिखाने के लिए 35,000 के पार निकलकर टिक पाना जरूरी होगा। तो ऊपरी स्तरों पर 35,000 के आसपास रुकावट है, जब तक वो पार न करें तब तक मजा नहीं है और नीचे 34,400 तोड़ने के बाद थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। तो ये रेंज है 600 पॉइंट की जिस पर आपको फोकस करना है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल भी एक्शन भरपूर रह सकता है। अभी तक वहां पर किसी तरह के बहुत बड़े खतरों के संकेत नहीं आए, ये एक अच्छी बात है, तो वहां पर आपको नजर रखनी। तो कल का सेशन भी बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा, उसी पर आपका फोकस होना चाहिए दोनों तरफ की ट्रेडिंग के लिहाज से। और कल से जो नई सीरीज शुरू होगी हफ्ते वाली, वो मंथली सीरीज भी है, तो डेटा काफी होंगे और मंथली सीरीज में वैसे भी एक्शन थोड़ा बढ़ते हुए नजर आता है, तो उस पर आपको रखनी होगी नजर। तो बाजार पर कल की स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए कल के लिए मेरे को लगता है कि दो ऑप्शन लेने, दोनों बाय साइड के होने चाहिए। आज क्लोजिंग सेशन में लास्ट के आधे घंटे में आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। कल के लिए पहला स्टॉक जो है वो आईटी स्टॉक के इन्फोसिस में 1500 वाला कॉल 20 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की तेजी इन्फोसिस के 1500 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकती है। तो पहला स्टॉक इन्फोसिस, दूसरा स्टॉक एचडीएफसी लाइफ में भी तेजी देखने को मिल रही है, तो ये स्टॉक भी यहाँ से ऊपर दिखा सकता है। 700 का कॉल 11 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट बनेगा 100 रुपए 30 रुपए। ये दो स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई और शो में शामिल होने के लिए। अविनाश जी, आपके पास आ रहे शो के अंत में और जानना चाहेंगे आपके आज के लॉन्ग टर्म पिक। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक मैंने चुनी है वो एक फार्मा कंपनी है और एक यूनिक प्लेयर है। कंपनी का नाम है फर्मेंटा बायोटेक। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी विटामिन डी कंपनी है और कंपनी करीबन 70% अपना जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के चौथे तिमाही के नंबर्स आना बाकी है, हमको लग रहा है बहुत दमदार नंबर आएंगे। और कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले साल में कोविड के कारण नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि कोविड में विटामिन डी का यूज़ काफ़ी होता है। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। करंट प्राइस पे करीबन 325 का चल रहा है और अनुमान है कि आने वाले साल में करीबन 20-21 रुपए की अर्निंग आएगी। तो इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कम से कम 425 का टारगेट प्राइस लेके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक अगले 6 से 12 महीने के लिए प्रूव हो सकता है। तो इसको ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट पिक और पोर्टफोलियो चॉइस में खरीद लेना चाहिए। ओके, तो फर्मेंटा बायोटेक में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आप शो में हमारे साथ आज शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। शो में आज के लिए बस इतना ही।